हेलो बेटा, क्लास फिफ्थ। कैसे हैं आप लोग? बेटा आज हम लोग सोशल का चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, क्लाइमेटिक वेरिएशंस। इसके पहले हम लोगों ने बेटा सेकंड चैप्टर पढ़ा, ठीक है। सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज सभी हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लाइमेटिक वेरिएशंस। क्लाइमेटिक वेरिएशंस का मतलब होता है बेटा मौसम में बदलाव। अब मौसम में बदलाव क्यों आता है, हम लोग उसके बारे में इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, ये क्लाइमेटिक जोन्स दिए हुए हैं, वर्ल्ड के अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि क्लाइमेट किसे कहते हैं। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। किसी भी जगह पर एक लंबे समय तक जो एक जैसा मौसम रहता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा? क्लाइमेट। मतलब एवरेज वेदर कंडीशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एक लंबे समय तक जो एक एवरेज वेदर कंडीशन चलता है उसे हम कहते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट इज़ नॉट सेम एट ऑल प्लेसेस। और आपने देखा होगा हर जगह क्लाइमेट एक जैसा नहीं होता है। माउंटेन एरियाज़ का क्लाइमेट अभी ठंडा होगा, हमारे एरिया का क्लाइमेट अभी गर्म है, ठीक है। और सदर्न पार्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ठंडक ना बहुत ज़्यादा गर्म। इवन आवर कंट्री इन हाँ, तो बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे कि कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी जगह के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। फैक्टर्स विच डिटरमाइन द क्लाइमेट। सबसे पहले जोन आप सम ऑफ द फैक्टर्स डिटरमाइन सम ऑफ द फैक्टर डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया और प्लेस आर डिस्क्राइब बिलो। कुछ फैक्टर्स के नाम दिए गए हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, जो किसी भी जगह के क्या करते हैं, क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, मतलब वहाँ के क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम, सबसे पहला है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर बेटा हम आपको समझाते हैं, समझिएगा यहाँ पे। देखिए, ये अर्थ है हमारी बेटा, ये क्या है? अर्थ। अर्थ में कुछ इमेजिनरी लाइन्स, एक्चुअल में कोई ऐसी लाइन नहीं है, ये सिर्फ अर्थ की स्टडी के लिए ये लाइन्स ड्रॉ की गई हैं मैप में, ग्लोब में। तो एक इमेजिनरी लाइन होती है जो अर्थ को बीचों बीच से डिवाइड करती है दो पार्ट में, एक ऊपर का पार्ट और एक नीचे का पार्ट। तो ये जो पार्ट लाइन होती है, इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं बेटा? इक्वेटर। और इसका मेजरमेंट होता है 0 डिग्री। जो भी एरिया या जो भी कंट्री इक्वेटर लाइन के बिल्कुल पास होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं टॉरिड जोन, और वो एरिया ज़्यादा गर्म होते हैं। बात समझते चलिएगा। जो भी एरिया इक्वेटर लाइन के पास होते हैं, ऊपर या नीचे, देखिए ये जो आपका पर्पल कलर दिख रहा है या ब्लू कलर दिख रहा है, ये क्या है बेटा? टॉरिड जोन है। मतलब ये इक्वेटर के पास वाला एरिया। तो इक्वेटर के पास वाले जो भी एरिया होते हैं बेटा वो क्या होते हैं? गर्म होते हैं। तो पहला इफेक्ट आपका क्या पड़ा? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अब इक्वेटर के डिस्टेंस के बेसिस पर एरियाज़ को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, टॉरिड जोन, फ्रिजिड जोन और टेम्परेट जोन। एक और जोन का नाम यहाँ दिख नहीं रहा है बेटा, पढ़िएगा, मिलेगा आपको, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, ये बीच वाली लाइन इक्वेटर हो गई, ऊपर वाली लाइन इसी के जस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। नीचे वाली लाइन जो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होती है 23.5 डिग्री साउथ। उसके नीचे अंटार्कटिक सर्कल होता है 66.5 डिग्री साउथ। ऊपर होता है आपका आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ। और ये आपके दोनों पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अब इसको आप समझ लीजिए, जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है ये टॉरिड जोन होता है। क्या कहलाता है? टॉरिड जोन। ये ऊपर वाला नॉर्थ टेम्परेट जोन और ये नीचे वाला साउथ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन जो होता है बेटा ये ना बहुत ज़्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इसके बाद ये आपका फ्रिजिड जोन है बेटा, आर्कटिक सर्कल के ऊपर और इधर अंटार्कटिक सर्कल के नीचे, ये पूरा क्या है? फ्रिजिड जोन है। ये सबसे ज़्यादा ठंडा पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा पार्ट, ठीक है, जिसको हम फ्रिजिड जोन कहते हैं। तो ये 3 जोन्स हो गए अर्थ के, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है बेटा। अब आ जाइए आप यहाँ पर, टेम्परेट जोन हमने आपको बता दिया, ये आपका पहला फैक्टर था जो किसी भी जगह क्लाइमेट को डिटरमाइन करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब इक्वेटर से जो भी जगह जितनी दूर उतनी ठंडी, जो जितनी पास वो उतनी गर्म। हाइट अबव द सी लेवल और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोलते हैं बेटा हाइट अबव द सी लेवल। सी लेवल से जो हाइट होती है किसी भी जगह की उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। मतलब जैसे मान लीजिए अपना कंट्री, आपने इंडिया का मैप तो देखा ही होगा, इंडिया का जो नीचे का पार्ट है वो समुद्र के बिल्कुल किनारे है और जो माउंटेन है वो समुद्र से बहुत ऊपर है। तो हाइट अबव द सी लेवल, जो भी जगह सी लेवल से जितनी ऊंचाई पर होती है बेटा, सी लेवल से जितनी ऊंचाई पर होती है वो जगह उतनी ठंडी होती है, और जो जगह सी लेवल से जितनी नीचे या जितने पास में होती है वो उतनी ज़्यादा गर्म होती है। और जो सी लेवल के बिल्कुल बराबर पर होती है बेटा वो क्या होती है? ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्म होती है, ठीक है। चलिए, ये आपने एल्टीट्यूड समझ लिया। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट अबव द सी लेवल। मतलब कोई भी जगह अगर सी लेवल से बहुत ज़्यादा हाइट पर है तो वो उतनी ज़्यादा ठंडी होगी, और जो जगह सी लेवल से कम हाइट पर होगी वो कम ठंडी होगी, ठीक है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी का मतलब आप समझ गए होंगे, समुद्र से दूरी, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब इसके बाद बेटा डायरेक्शन ऑफ द विंड पढ़िएगा। डायरेक्शन ऑफ विंड से पहले बेटा हम आपको बता देते हैं सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होता है। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, देखिए बेटा, सी ब्रीज क्या होता है? सी ब्रीज आपका डे टाइम में होता है बेटा। दिन में क्या होता है? धूप निकलती है, ज़मीन गर्म होती है, ज़मीन बहुत तेज़ी से गर्म होती है, आपको पता ही है, और जो पानी होता है वो उतनी तेज़ी से गर्म नहीं होता है।
तो जो जब ज़मीन गर्म होती है तो ज़मीन की जो गर्म हवा होती है वो उठ करके, गर्म हवा हल्की होती है, वो उठ करके समुद्र की तरफ जाती है। तो जब वो उठ के समुद्र की तरफ जाती है तो जहाँ से वो हवा गई है समुद्र में, आपका ज़मीन का वहाँ का लेवल क्या हो जाएगा, हवा से खाली हो जाएगा। तो समुद्र की जो ठंडी हवा होगी वो आकर के ज़मीन के उस हिस्से को कवर कर लेगी। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि ये देखिए, दिन में समुद्र से ज़मीन की तरफ चलने वाली जो ठंडी हवाएं होती हैं और ज़मीन से समुद्र की तरफ चलने वाली जो गर्म हवाएं होती हैं, इसको सी ब्रीज़ कहते हैं। इससे क्या होता है, ज़मीन का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा बढ़ने नहीं पाता है। ठीक है, फिर आते हैं लैंड ब्रीज़ में। लैंड ब्रीज़ बेटा रात के समय होती है। रात के समय आपको पता ही है ज़मीन ठंडी हो जाती है, लेकिन जो समुद्र होता है वो उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता है, क्योंकि उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। तो अब क्या होता है, समुद्र की जो गर्म हवाएं, समुद्र के ऊपर जो गर्म हवाएं चलती हैं वो आएंगी ज़मीन की तरफ, और ज़मीन की जो ठंडी हवाएं होंगी वो जाके समुद्र की गर्म हवा वाली जगह को कवर कर लेंगी। तो ये कहलाता है आपका लैंड ब्रीज़। मतलब ज़मीन की ठंडी हवा समुद्र की तरफ चली गई अगर, ठीक है, उसकी जगह को भरने के लिए, और वहाँ की गर्म हवा ज़मीन पे आ गई तो वो कहलाती है लैंड ब्रीज़। लैंड ब्रीज़ आपका नाइट के टाइम होता है और सी ब्रीज़ जो होता है वो आपका डे टाइम में होता है। ठीक है, समझिए होंगे बात को, समझ में आ गई बात बेटा, सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़। ठीक है, अभी आ जाइए आप ह्यूमिडिटी एंड रेन्स। विंड, डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड की जो डायरेक्शन होती है वो भी किसी भी जगह के क्लाइमेट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, विंड्स इज द मोशन ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह चलने वाली हवाओं को विंड कहते हैं। विंड की वजह से ही बारिश भी होती है। ठीक है, ह्यूमिडिटी एंड रेन्स। ह्यूमिडिटी एंड रेन में आ जाए बेटा अगर हम, ह्यूमिडिटी एंड रेन क्या होता है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी कहते हैं एयर में जो मॉइस्चर का अमाउंट होता है, जैसे जब वाटर इवेपोरेट होता है तो वो हवा से होते हुए आसमान में जाता है और फिर बारिश करता है। तो जब तक वो वाटर का वेपर हवा में प्रेजेंट रहता है तो उसी चीज़ को हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। मतलब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एयर में जो वाटर वेपर का अमाउंट प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के बाद ही क्या होता है बेटा, रेन की कंडीशन आती है। ओशन करेंट्स क्या होती हैं बेटा, समुद्र में चलने वाली जो हवाएँ होती हैं उनकी डायरेक्शंस अलग अलग होती हैं। कुछ हवाएँ ईस्ट से वेस्ट, कुछ नॉर्थ से साउथ चलती हैं, कुछ साउथ से ईस्ट चलती हैं। ठीक है, इन्हीं को कहते हैं ओशियन करेंट्स। क्या कहते हैं बेटा, ओशियन करेंट्स। मतलब समुद्र से चलने वाली, जो समुद्र में चलने वाली हवाएं होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओशियन करेंट्स। आपका आज का होमवर्क क्या है बेटा, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये वाला चार्ट ये वाला ग्लोब बनाना है। ठीक है, ये ग्लोब बनाना है अपनी कॉपी में। ठीक है, और ये पूरा सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है, सब कुछ ऐसे ही लिखना है। पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरा, इंक्लाइनेशन ऑफ द सनरेज, ये आपको बनाना है। ये 2 हो गए। और ये आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, मतलब आपको ये 4 फिगर बनाने हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, सोशल की कॉपी में 4 फिगर बनाने हैं और ये वोकैबुलरी आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है। हम अभी इसका PDF भी आपको सेंड कर देते हैं। ठीक है बेटा, और जो हमने पढ़ाया इसको पूरा आपको रीडिंग करना है। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पीरियड में आपको एक्सरसाइज या क्वेश्चन आंसर के साथ। ठीक है बेटा, थैंक यू।